हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का टीम अल्फा डिफेंस चैनल पर। इस वीडियो में आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत में शासन हेतु संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए हमारे देश में कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख एवं वास्तविक प्रधान अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश की संघीय कार्यपालिका का वैधानिक मुखिया होता है, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति बहुत कुछ मायनों में ब्रिटिश सम्राट के बराबर है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सशक्तता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह राष्ट्रपति के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु व्यक्ति की निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार व राज्य सरकार या किसी स्थानीय स्वशासित संस्था या सार्वजनिक अधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। इस हेतु यहाँ ध्यान रख देने योग्य बात यह है कि इस हेतु एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री लाभ के पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। वह राष्ट्रपति पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 59। इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी संसद का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से उस सदन से अपनी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। कार्यकाल अनुच्छेद 56 व 57। राष्ट्रपति अपने पद के ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण धारण कर सकेगा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद धारण करेगा। कार्यकाल समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित में दे सकता है। त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति द्वारा परंतु लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देनी होगी। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजक होता है। वह अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही होती है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है, जो संविधान का उल्लंघन करने पर ही होता है। यह उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद की प्रस्तुत किया किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जांच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसके निम्न घटक हैं। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद के दोनों सदनों व राज्यों की विधानसभाओं व दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समक्ष पद की शपथ लेगा।
राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसे अनुच्छेद 62 में पढ़ते हैं। आकस्मिक रिक्तता। यदि राष्ट्रपति अपना पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने अथवा अन्य कारण से रिक्त हो जाती है तो उसके पद के निर्वाचन के लिए इसी रिक्ति के 6 माह के भीतर किया जाना जरूरी है। इसे रिक्त हुए पद को निर्वाचन व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण कर सकेगा। नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने पर तक उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पदभार संभालने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। इसमें सबसे पहले आती है कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 73 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य व चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, सदस्य व अन्य वैधानिक आयोगों के अध्यक्ष या सदस्यों आदि की नियुक्ति व विमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों में विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की सूचना प्रधानमंत्री से ले सकता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से युद्ध घोषित करने व शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह देश में भारतीय उच्चायुक्तों एवं राजदूतों की नियुक्ति करता है। वह देश के प्रतिनिधियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के सूत्र को आहूत करता है और सत्राह्वान करता है। वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर पाना जरूरी है। वह अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। वह अपने सुझाव के साथ पुनर्विचार अर्थ लौटा सकता है। संसद द्वारा पुनः पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यदि किसी विधेयक पर धन विधेयक के अलावा दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, परंतु संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है। संसद के एक या दोनों सदनों के सत्र में न होने पर आवश्यक होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर विधि निर्माण कर सकता है। प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेशों को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति उन्हें विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। किसी अध्यादेश द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अध्यादेश कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थिति से निपटने की शक्ति प्रदान करता है।
राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या राज्यपाल को इस विधेयक को राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य आयोग आदि की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पुनर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। वह आकस्मिक निधि से किसी आकस्मिक व्यय हेतु संसद की अनुमति के पूर्व ही अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य एवं केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अब पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। वह उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है तथा कम कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड व मृत्युदंड को क्षमा अथवा कम नहीं कर सकता। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, किंतु संविधान में कहीं पर भी आपातकालीन स्थिति को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के रूप में हैं, किंतु भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान है तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है। अतः आपातकालीन शक्तियां कहने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, परंतु ये शक्तियां तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के दौरान आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारतीय उसके किसी भाग की स्थिति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होने या होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में संकट काल की घोषणा कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति ऐसे संकट की घोषणा तभी कर सकता है जबकि मंत्रिमंडल ने उसे लिखित में ऐसा परामर्श दिया हो। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह आपातकालीन घोषणा 1 माह तक लागू रह सकती है, अर्थात संकट की घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के पृथक कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमति से इसका अनुमोदन जरूरी है। अनुमोदन के बाद ऐसा आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा। इसे अधिक समय तक लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल या राष्ट्रपति के शासन की घोषणा भारतीय संविधान संघीय सरकार को यह दायित्व सौंपता है कि वह प्रत्येक राज्य के बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि उसे राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो उस समय राज्य में संकटकालीन यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इस संकट की घोषणा के लिए भी वही विधि है जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए है, परंतु ऐसी उद्घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्य में एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के बाद जारी रखने का प्रस्ताव संसद तभी पारित कर सकेगी जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करते समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं लगाया जा सकता। अब पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल यानी वित्तीय संकट अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग का वित्तीय स्थायित्व एवं संकट में है, तो वह राष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट के लिए राष्ट्रीय संकट के समान ही अवधि व प्रक्रिया निर्धारित है। संसद द्वारा ऐसी आपातकाल की उद्घोषणा का 2 माह में अनुमोदन करना आवश्यक है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बारे में। राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही किसी न्यायालय में न तो संस्थित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति की पदावधि में कोई न्यायालय उसे बंदी बनाने के आदेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई दीवानी कार्यवाही या कार्यालय में तब तक नहीं चलाई जा सकती जब तक कि उसे इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को न दे दी गई हो, ऐसी सूचना में 2 माह न बीत गए हों, ऐसी सूचना में उस कार्यवाही की प्रकृति, वादग्रहण, पक्षकार का नाम, विवरण, निवास स्थान तथा मांग किए गए जाने वाले अनुतोष का विवरण न दिया गया हो। धन्यवाद। ये थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।